Assalamualaikum everyone, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादर। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान नेवी को एज सिविलियन ज्वाइन करने की सारी ही डिटेल्स हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि आइंदा जॉब्स कब आ रही हैं और एप्लीकेशंस कैसे सबमिट होंगी, टेस्ट किस तरह का होगा, उससे रिलेटेड टिप्स और सजेशंस और रिज़ल्ट कब आता है, फिर मेडिकल का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके लिए जो टिप्स हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की टिप्स हैं, और फिर उसके बाद जो जॉइनिंग की हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। बाद में अगर कोई ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, ऑफ़िस टाइमिंग क्या होती है, नेचर ऑफ़ जॉब क्या होती है, और उसके अलावा पे किस तरह होती है और अकोमोडेशन मिलती है या नहीं मिलती। ये सारी डिटेल के ऊपर एक बहुत ही जो डिटेल के साथ एक वीडियो बना के अपलोड की जा चुकी है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन आज ये वाली जो वीडियो है इसमें हम पूरी डिटेल को नहीं, अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो आई बटन से आप वीडियो को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको इसके सब्जेक्ट में, इसके टाइटल में, वीडियो के टाइटल में नज़र आ रहा है कि हम पूरी डिटेल नहीं बल्कि एक ख़ास पहलू को डिस्कस करेंगे, जैसे स्क्रीन पे जो कि टॉपिक आपको नज़र आ रहा है। मेरी पिछली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो कि मिस हो गई किसी वजह से, तो मैं वो यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिविलियंस की अगर बात करें तो उनकी कभी भी नेवी खुद से ट्रांसफ़र नहीं करती जब तक कि वो खुद से केस नहीं प्रोसेस करते। अगर वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कहीं पे भी अपॉइंटेड हैं तो वो हमेशा वहीं पे रहेंगे जब तक कि वो खुद ना ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन जमा करवाएं। और दूसरा जो सेलर्स का बैच 8 2020 है, उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि कब रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती, कोरोना का इशू ना होता, तो जून में उनकी जॉइनिंग हो चुकी होती। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब रिज़ल्ट आएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे प्रोसेसेस कोरोना तक रुके हुए हैं। कोरोना के बाद ही सारे मेरिट लिस्ट और सारे जो भी रिज़ल्ट हैं वो आएँगे। और जो ब्रेवो 2020 की टेक्निकल वालों की, मेरीन वालों की थी, वो मार्च अप्रैल में एडवर्टाइज़मेंट आनी थी, लेकिन वो भी हालात की वजह से वो आपके सामने है। और जो चार्ली है वो इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में आएगा। सी 2020 वो नॉन टेक्निकल वालों का होगा, नायब खतीब, डीएई और मेरीन वालों का। तो वो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे और अगस्त सितंबर में उसकी ऐड भी आ जाएगी। और दूसरा जो सिविलियन की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो लिस्ट कहीं पे नहीं लगती। जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो उन लोगों को कॉल कर दी जाती है। जो सिलेक्ट नहीं हो पाते उनको कॉल करके भी नहीं इन्फॉर्म किया जाता। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो बाकी जितने भी लोग आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ आप मोबाइल नंबर्स अपने एक्सचेंज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि जब भी अगर किसी को भी इंटरव्यू की कॉल आती है तो एटलीस्ट बाकी सबको पता चल जाए कि कॉल्स आ चुकी हैं, अगर आनी होती तो। और दूसरा, किसी वजह से आपका नंबर आउट ऑफ रीच होने की वजह से हो सकता है कॉल ना आए, तो आपको जब भी अब पता चले कि रिज़ल्ट आ चुका है फाइनल सिलेक्शन का, तो आप अपने सेंटर में कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे के उनसे पूछ सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आइंदा अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जिन लोगों का मेडिकल टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आ जाती हैं, उनको फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस टेस्ट में सबसे पहले आपके मुतल्लिक, आपके घर वालों के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी क्या है, और फेवरेट पर्सनैलिटी होने की उसकी रीज़न क्या है, कौन सी पर्सनैलिटी है जिससे आप नफ़रत करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, कभी हॉस्पिटल एडमिट रहे, कोई ऑपरेशन हुआ, फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, फोर्सेस में कोई है नहीं है। तो इस तरह की जनरल सी 2-3 पेजेस की आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। उसके बाद फिर कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। ये याद रखें कि ये पूरा टेस्ट उर्दू में होगा, तो वो उर्दू में होगा, पूरा का पूरा टेस्ट उर्दू में होगा। तो एक आपको बताया जाता है 50 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उर्दू के, उनको आपने कंप्लीट करना होता है, जिसमें कि बहुत कम आपको टाइम दिया जाता है। फिर उर्दू के 50 वर्ड्स होते हैं जो एक एक करके सामने कभी होता है स्क्रीन पे, एलसीडी पे शो करते हैं या प्रोजेक्टर पे दिखा देते हैं, एक एक वर्ड करके, और एक वर्ड ऑलमोस्ट 10 से 12 सेकंड के लिए स्क्रीन पे शो होता है। तो वो 50 वर्ड होंगे जिन पे आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको एग्जैक्टली उस वर्ड पे सेंटेंस नहीं बनाना।
उसको अपने सेंटेंस में यूज़ नहीं करता, आप उसको रीवर्ड कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, या जो पहला ख्याल आपके जहन में आता है, अगर बाग लिखा हुआ आता है तो आपने उसको सेंटेंस में यूज़ नहीं करना, आप सिंपली वहाँ पे लिख दें खूबसूरत, हरियाली, हरा भरा, खुशगवार, कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में आता है आप वो लिख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, इसलिए जो चीज़ आपके जहन में आती है, अगर सेंटेंस आता है तो सेंटेंस लिख दें। अगर कोई आप उसके मुताबिक कोई उसके मुतल्लिक आपके जहन में कोई अल्फाज भी आते हैं, कोई लफ्ज़ एक आ जाता है, कुछ भी आता है, वो आप पेपर पे लाजमी लिख दें इसके लिए। और फिर उसके बाद आता है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, उससे आपको स्टोरी बनानी होती है। नॉर्मली 1, 2 या 3 होते हैं कि आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आधी रात के वक्त मैं घर जा रहा था के, और आगे इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है इस फ़िक्रे को, और आपको कहा जाता है कि आपने 3 से 4 मिनट में, 4.5 मिनट में आपने इस पे एक स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी बनाते वक्त ये कोशिश करें कि कोई नेगेटिव चीज़ ना लिखें, जैसा कि मतलब आधी रात के वक्त मैं घर जा रहा था कि कहीं से गुंडे आ गए, या कोई डेड बॉडी मुझे नज़र आई, या कोई मेरा पीछा करने लग गया। ये इस चीज़ से ये होता है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी का चेक कर के सामने जाता है। जो साइकेट्रिस्ट बैठा होता है, जिसने आपके वो टेस्ट बाद में स्क्रूटनी करनी है उसकी, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट देने की बजाय आप कोशिश करें जितना पॉजिटिव रह सकते हैं उतना रहें। जैसा कि घर जा रहा था कि बारिश होने लगी, मौसम बहुत अच्छा हो गया, अगले दिन ऑफिस से छुट्टी करके दोस्तों को घर पे बुला लिया, घर पे हमने ये किया वो किया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो इस तरह जिस हद तक भी आप उसको पॉजिटिव रख सकते हैं आप लाजमी रखें। फिर उसके बाद होता है एक एक करके 3-4 पिक्चर स्टोरीज़ आपने लिखनी होती है। तो वो कुछ पिक्चर्स स्केचेस होते हैं जो आपके सामने उसी तरह स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर पे आपको दिखाए जाते हैं, ये जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की आपके पास पिक्चर्स होती हैं। इंशाल्लाह मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम इन पिक्चर स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे। ये जितनी स्टोरीज़ में आपको जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन पर थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा कि किस तरह आपने अप्रोच करना है इन स्टोरीज़ को। तो इन पे स्टोरीज़ लिखनी होती हैं कि पिक्चर की सूरत हाल के बारे में, कि एक्चुअली इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो हमने उसमें कुछ कैरेक्टर बिल्ड कर देने होते हैं कि ये फ़लाँ है, ये कर रहा है, इस तरह हो रहा है। तो उस पे हमने वो पूरी सिचुएशन बतानी है, हमने ये बताना है कि इससे पहले क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और इसके बाद क्या होगा। और स्टोरी के एंड पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि इस चीज़ को पॉजिटिव रखें। गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, मार दाड़, गुर्बत, परेशानी, मुफलसी, इन चीज़ों को हमने जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं इस पूरे टेस्ट में हमने वो करना है। एक पिक्चर तकरीबन आपको सामने 25 से 30 सेकंड के लिए शो करवाई जाएगी, फिर उसके बाद वो तस्वीर हटा दी जाएगी और आपको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का, जिसमें आपने वो स्टोरी लिखनी है। 4 मिनट बाद दोबारा से आपको बोला जाएगा कि स्टॉप राइटिंग, और फिर दूसरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, फिर वो 30 सेकंड के लिए रहेगी, 25 सेकंड के लिए रहेगी, फिर 4 मिनट दिए जाएंगे, आप स्टोरी लिखेंगे, फिर स्टॉप राइटिंग, एंड देन फिर आपको एक और स्टोरी, एक और स्केच इसी तरह शो किया जाएगा 25 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उस पर भी आपने 4 मिनट में ही स्टोरी लिखनी होगी। तो स्टोरी राइटिंग के बाद अगला स्टेप आता है कि आपने अपनी खूबियाँ और अपनी खामियाँ लिखनी होती हैं। मोस्टली 5 खूबियाँ 5 खामियाँ, या 3 खूबियाँ 3 खामियाँ, आपको एक अलग से ब्लैंक पेज दिया जाता है जिस पे लिखवाई जाती हैं। उसके बाद फिर से आपको एक ब्लैंक पेज दिया जाता है जिस पे आपको कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार, कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या लिखें। तो उसमें भी क्लियरली वो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जिस हद तक हो सकता है कोई पॉजिटिव आपकी कोई अचीवमेंट है, आपके घर की कोई खुशी है, बाहर की खुशी है, दोस्तों में कोई कुछ भी जो पॉजिटिव आपके जो कोई आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स हुए हैं, आपने उससे रिलेटेड लिखना है। फिर कुछ सेंटेंस में इस तरह होता है कि आपको एक पेज, ब्लैंक पेज दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पे कुछ भी स्केच बनाएं, कोई भी ड्राइंग करें, कुछ भी बनाएं, और फिर बताएं कि ये स्केच है क्या, इसमें कौन है। अगर आपने कोई इंसान बनाने की कोशिश की है तो ये कौन है, लड़का है, लड़की है, क्या कर रहा है, तो उसको बारे में कुछ एलाबोरेट भी करें। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी होंगे वो इन्हीं में से होंगे। तो पर्सनालिटी टेस्ट ये सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर स्टोरेज की बात करें तो वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2 पिक्चर स्टोरेज हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, जैसा कि मैंने मेंशन किया है। और फिर कुछ चीज़ें ये भी हो सकता है कि जो मैंने बताई हैं उनमें से ना हो। जैसा कि स्केच है तो वो मोस्टली सेंटर्स में नहीं बनवाया जाता, लेकिन मेनली जो लाहौर सेंटर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे बनाया जाता है। कुछ और सेंटर्स है जहाँ पे लाजमी वो बनवाया जाता है आपकी पर्सनैलिटी को ही चेक करने के लिए। तो इस टेस्ट में अगर पास और फेल होने की बात करें तो कोई क्लियर कट इसमें रिज़ल्ट नहीं आते, मार्क्स नहीं आते। इसमें सिर्फ बहुत कम लोगों को फेल किया जाता है, जिसकी कुछ रीज़न्स होती हैं जो कि आपको लाज़िमन तौर पर जहन में रखनी पड़ती हैं। कि ये चीज़ नोट की जाती है कि एप्लीकेंट एक्सट्रीमिस्ट ना हो, आप किसी भी हद की तरफ किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम पे ना जा रहे हो, जो इंतहा की हद है उस तरफ ना जा रहे हो, ना तो आप लिबरल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ पे रहते हुए आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते, आप बेहयाई को प्रमोट नहीं कर सकते, और एट द सेम टाइम आप इस्लाम में भी इतना इस हद तक नहीं घुस सकते कि आप उसकी भी शिद्दत, उसकी भी इंतहा पे चले जाएं और मार दाड़ और ये वो और इस तरह इस्लाम को मुसल्लत करने के लिए अपने जो आपका टेस्ट है उसमें ये चीज़ें नहीं झलकनी चाहिए। उसके अलावा कुछ अगर मेरी पर्सनल टिप्स की बात करें तो वो यही है कि जिस हद तक हो सकता है आप पॉजिटिव रहें, लेकिन आपने ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाना। जो जहन में आ रहा है, जो आपके फर्स्ट थॉट्स हैं, उनमें से जो आपके जहन में जो पॉजिटिव थॉट्स, कोशिश करें उस टाइम पे, चूँकि वो टेस्ट इस नेचर का होता है कि वो कोशिश की जाती है कि आप नेगेटिव थॉट ही जहन में लाएं, और जो कि ज़्यादातर हमारा ये मीडिया ने जो फेसबुक, जो मूवीज़ के थ्रू हमारे जहनों में जो फीडिंग हुई है, उसकी वजह से नॉर्मली यही होता है कि वो बड़ा हॉरर और ड्रामा और ये एक्शन और सारा कुछ देखने की वजह से हमारे जहन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी है जिस हद तक हो सके हम पॉजिटिव रहें, और कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। मतलब कभी ऐसा होता है कि आपको 10 सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, उनमें से 6 सेंटेंसेस ऐसे थे जिसमें आपके जहन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, आपने बहुत रीथिंक किया, बहुत ज़्यादा सोचा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि मैंने अगर नेगेटिव लिखा और इस हद तक नेगेटिव लिखा तो ये काम ख़राब हो जाएगा, तो आप छोड़ देते हैं। तो जहन में रखें कि जो चीज़ आप छोड़ देंगे वो हमेशा ही आपकी नेगेटिव कंसिडर होगी। ये काफ़ी चांसेस हैं कि आप लिखने की कोशिश करें तो हो सकता है उन 6 में से अगर आपके जहन में 6 की 6 नेगेटिव आपको लगता है वो हों, लेकिन साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने नेगेटिव ना हो जितने कि आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखते तो जो साइकेट्रिस्ट है उसने अपने जहन के मुताबिक सोचना है कि इस बंदे के जहन में कुछ नेगेटिव आया, वो किस हद तक नेगेटिव हो सकता है, वो तो जस्टिफाई नहीं होता आपके ब्लैंक पेपर से। तो इसलिए बेहतर है कि आप जिस हद तक होता है आप लाजमी अटेम्प्ट करें, कुछ भी कोई भी पोर्शन ना छोड़ें, और नेगेटिविटी जितनी हद तक कम हो उतना ही अच्छा है। और कोशिश करें लिखने में कटिंग या ओवर राइटिंग से बचें, क्योंकि वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि आपने कुछ नेगेटिव लिखा, फिर आपने काटा, फिर उसको पॉजिटिव किया, तो वो क्लियरली शो करता है कि आप अपने एक्चुअल थॉट्स को नहीं लिख रहे, बल्कि आप कुछ बना के, कुछ एक्टिंग करते हुए, नौटंकी करते हुए कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं जो कि आप नहीं हैं। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिक्चर स्टोरी को पॉजिटिव बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा आता है कि अगर कोई पिक्चर्स आपको दिखाई जाती है, तो वो चूँकि एक स्केच होता है, एक ब्लैक एंड वाइट, जिस तरह पेंसिल से स्केच, लेड पेंसिल से स्केच बनाया होता है, और वो इतना एम्बिग्विटी होती है उसमें कि आप कुछ चीज़ों को, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो इस चीज़ का आपको फ़ायदा दिया जा सकता है। अगर आपको नज़र आ भी गया है, जो लेट्स सपोज़ कुछ बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आप सिरे से उसको बुला ही दें अपनी स्टोरी में। आप ये चीज़ छोड़ ही दें कि उसमें कुछ नेगेटिव था, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट को पता है कि इस बंदे ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर को देखा। तो अगर आप उस चीज़ को देखते ही नहीं जो उसमें नेगेटिव है, तो ये आपका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मतलब अगर कोई आपको पिक्चर में नज़र आता है कि कोई रो रहा है,
तो आप उस बंदे के चेहरे को ज़हन में रखें, उसके आंसुओं को इग्नोर कर दें। आप उस चीज़ को अपने स्टोरी में तज़किरा भी ना करें कि उसकी आंखों में आंसू हैं या वो रो रहा है। आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें। आप उसको जितना हो सकता है पॉजिटिव रखें। इस तरह जैसे, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो आपको बैकग्राउंड में खड़े, यहाँ तक आपके पास मार्जिन होता है कि आप मेल को फीमेल, फीमेल को मेल पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप उसको अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं। क्योंकि पिक्चर क्लियर ना होने की वजह से आपने जो लिखा है उसमें यही शो होगा साइकेट्रिस्ट को कि ये बंदा पॉजिटिव है, इसने नेगेटिव पहलू को नहीं देखा, और यही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और फिर जब हम खूबियाँ और खामियाँ लिखते हैं तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम इंतहाई जेनेरिक किस्म की लिखें, ऐसी लिखें जिसमें नेवी या डिपार्टमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। फ़ायदा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा हो या ना हो, फ़ायदे का जिक्र नहीं मैं कर रहा। फ़ायदा हो वेल एंड गुड, फ़ायदा ना हो तो भी मसला नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको ये नहीं कभी भी आपने लिखना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। गुस्सा आपके जो पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। आप अब नेवी तो डेफिनेटली ये नहीं चाहेगी कि हमारे ऑफिस में वो बंदा जॉब कर रहा हो जो किसी बात पे खामखा किसी से लड़ाई करने लग जाए, या इतना लेज़ी हो कि उसको काम दिया जाए जो उसका टारगेटेड टाइम है वो उससे डबल लगा रहा है, या वो इतना लेज़ी हो कि सारा दिन सोया रहता है, ऑफिस ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आपने खूबियाँ और खामियाँ ऐसी लिखनी है जिसका नेवी को अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट नुकसान भी ना हो। गाइस, ये थी आज की वीडियो। इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में करके बताई गई है। तो अगर आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पूरी सारी की सारी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।